दंतुरित मुस्कान। ये वाला जो चैप्टर है इसमें मैंने जो येलो कलर से हाईलाइट करा है ना, ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फटाफट से दंतुरित का क्या मतलब है कि जब बच्चा होता है, बहुत छोटा सा बच्चा होता है, उसके दांत नए नए आते हैं, 2-3 दांत होते हैं ना मुंह में, तो उससे वो जब हंस के देखता है, इतने प्यार से देखता है कि जो यहाँ पे कवि हैं वो उस अपने बच्चे से बहुत समय के बाद मिलते हैं, और जब वो ये दंतुरित मुस्कान देखते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो उस चीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं इंसिडेंट को, बेसिकली उसी पे ही ये पोएम है। तो कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे, कोई मरे हुए व्यक्ति में भी जान फूंक दे। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हों। तो तुम जब खेलते हो, तुम्हारा शरीर जो है मिट्टी से जब लद जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मिट्टी से, जो तुम्हारा शरीर, अपने बच्चे के मिट्टी वाले शरीर को वो कंपेयर कर रहे हैं कमल के फूल से, कि कमल का फूल जैसे कीचड़ में खिलता है, तो उसी तरीके से जैसे मेरे घर में आके कमल का फूल खिल गया हो। साथ ही में वो बोलते हैं कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल हो गया हो। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे टच से पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा तुम्हारे बच्चे का टच है। साथ ही में यही तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कोई इंसान अगर बहुत कठोर दिल का भी होगा तो उसका दिल भी पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूठ हो गया था, परंतु तुम्हारी कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ने से ही हृदय में शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा है। तो वो कहते हैं कि मेरा भी हृदय, मेरा भी जो दिल है काफी मजबूत, काफी हार्ड हो गया था, मतलब बहुत जो है कठोर हो गया था, लेकिन तुम्हारे स्पर्श के बाद ऐसे लग रहा है जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। ठीक है, उसी के साथ कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वह अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वह कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जैसे बच्चा उन्हें घूरे जा रहा है, बच्चा उन्हें देखे जा रहा है। कहते हैं कि मैं खुद ही क्या करता हूं, देखो कह रहे हैं कि तुम्हें थकान ना हो, इसलिए मैं अपनी खुद की आंखें फेर लेता हूं, ताकि तुम मुझे से एकटक देखते ना रहो, तुम मुझे से देखते ना रहो, घूरते ना रहो, तुम्हें थकान ना हो, इसलिए मैं ही नजरें फेर लेता हूं अपनी। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि कभी बहुत बाद में, बहुत टाइम के बाद अपने बच्चे से मिले हैं, तो कहते क्या हो गया अगर तुम मुझे नहीं भी पहचान पाए, तो यदि आज तुम्हारी मां ना होती तो आज मैं तुम्हारी ये मुस्कान भी ना देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मेरे में जो संबंध है ये इसलिए है, तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहता, तुम्हारी और ध्यान ना दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी ये मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो माँ है वो हमारे बीच का एक कनेक्टिंग पॉइंट है। तो माँ और मैं, माँ की वजह से वी आर कनेक्टेड, बट मैं तुमसे बहुत टाइम के बाद मिला हूँ, मैंने तुम पे उतना ध्यान नहीं दिया है, तुम्हें जो है सारा प्यार प्रेम हर चीज जो है तुम्हारी माँ ने प्रोवाइड करी है, इतने टाइम तक तुम्हारी देखभाल करी है। ठीक है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मेरे जो है चेहरा मुस्कान से खुद तुम्हारी मुस्कान देखकर आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो वही प्यार, वो बहुत ज्यादा प्यार उमड़कर एक ही बारी में आ जाता है, वही हंसी देखकर। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों वो यही वाली बात पूरे उसमें कर रहे हैं पोम में। और फिर जो है इसी के साथ एक और पोम है, दैट इज फसल। और फसल के बारे में हमने कहां पढ़ा है, एग्रीकल्चर चैप्टर में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किसका योगदान रहता है उसको स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बच्चों, वाटर साइकिल, वो कह रहे हैं कि फसल को ना पानी दिलाने में एक या दो नदी का हाथ नहीं है, बहुत ढेर सारी नदियों का हाथ है। सारी नदियों का पानी इवेपोरेट कर जाता है ना, तो वही वाली बात है, पानी इवेपोरेट करता है, सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बादल बनते हैं तो इवेपोरेशन, बादल बनकर मतलब कंडेंसेशन, और फिर बरसता है, बरसने का मतलब है प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे वाटर साइकिल की बात की जा रही है, और फसल जो है उपजाने में सहायक होती है। वे किसानों का महत्व स्पष्ट करते हैं, वो किसानों की भी इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं फसल के उगने में। और बच्चों, वो कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथ की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है। मिट्टी, सॉइल की बात हो रही है,
मिट्टी के भी एक बहुत विशेषता होती है बच्चों, आपकी फसल उगाने में मिट्टी जो है अलग रूप की होती है, अलग गुण रंग की होती है, एक समान नहीं होती, सबका योगदान फसल को तैयार करने में होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो पानी की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी नदियां इवेपोरेट, कंडेंसेशन, बादल बनती हैं, फिर बरसती हैं, मतलब प्रेसिपिटेशन, तो पानी से फसल को पानी मिलता है। किसान का एक बहुत अहम रोल है, और साथ ही में हमारी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपकी फसल के उगने के लिए। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श, इन सबके मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। तो फसल ऐसी नहीं उग रही है, फसल के पीछे बहुत चीजों का हाथ है ना। सम्मिलित, सम्मिलित मतलब सब चीजें मिली हुई हैं, जैसे कि नदियों का पानी है, किसान के हाथ की मेहनत है, अलग अलग मिट्टियों के गुण तथा सूर्य की किरणें, यानी कि हमारे सूरज की किरणें जो हैं उन सभी का ही प्रभाव है, हवाओं का स्पर्श है, जो हवा उड़ रही है उसका भी स्पर्श है, हर चीज का योगदान है हमारी फसल के उगने में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर फसल की जो पोएम है ये भी होती है कंप्लीट। नहीं